मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स में। और मैं ये मैश एनालिसिस किरचॉफ लॉ यूज़ फॉर मैश एनालिसिस। हमने पिछले टाइम में किरचॉफ लॉ के पढ़े थे, दो लॉज थे। इसमें केसीएल का किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नोडल एनालिसिस में किरचॉफ करंट लॉ का काम में लिया जाता है। एक दूसरा लॉ जो उसका किरचॉफ का सेकंड नियम है, वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम मैश एनालिसिस में काम में लेते हैं। एक मैश एक क्लोज्ड बंद परिपथ होता है, जिसमें जो जो एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव। एक्टिव और पैसिव का मतलब ये हुआ कि अगर उसके अंदर कोई सोर्स है तब तो वो एक्टिव सोर्स है, और अगर उसके अंदर सोर्स नहीं है तो वो पैसिव सोर्स है। अब मैश एनालिसिस को क्या कैसे इसमें हम किरचॉफ का से वोल्टेज नियम कैसे काम में लिया जाता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। पहले तो जितने भी इसके अंदर मैशेस हैं जो क्लोज लूप हैं, उनको हम हर एक को धारा की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा का मान लिख देते हैं। I1 I2 जितने भी इसके अंदर अगर n मैशेस हैं तो n मैशेस तो हम मिले। उसके बाद हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम काम में लेते हैं, और जो सिंपल ओम्स लॉ है उससे हम सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जितने भी इक्वेशन बनते हैं उनको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब किरचॉफ लॉ दो तरह से लिखा जाता है, जैसे हम कहते हैं सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये वाला नियम भी होता है, और एक दूसरा होता है सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा वी। ये दोनों किरचॉफ के नियम लिखने के तरीके हैं। अब ये है कि हमने करंट की एक धारा पर्टिकुलर डिसाइड कर लिया है, तो अब जब हम उसका इक्वेशन लिखते हैं तो नेचुरली हमें उसका पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है। हर एक ईएमएफ जो उसके अंदर है उसको हमें पॉजिटिव या नेगेटिव देना चाहिए। अभी हम साइन को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो पॉजिटिव होगा या साइन। सबसे ज़्यादा दिक्कत सिर्फ वोल्टेज में आती है, ईएमएफ में आती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाया जाए, है ना, तो उसको हम एक पॉजिटिव साइन देते हैं, है ना। और अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरह जाए तो वो वाई है, तो हम उसको पॉजिटिव। मगर ये नियम लागू होता है अगर हम इक्वेशन लें सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा वी। अगर हम इक्वेशन के इस साइड रखते हैं तो हम उसको उल्टा ले लेते हैं, यानी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हम उसको नेगेटिव साइन देते हैं। जैसे एक इक्वेशन ये इसमें बताई रखा है, ये तब है अगर मैं सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा वी का। अब इसी तरह हम एक करंट का कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हमें ये पता नहीं कि वो सही डायरेक्शन है या नहीं। अगर सही है तो जब हम आई कैलकुलेट करेंगे तो आई का मान पॉजिटिव आ जाएगा। अगर नहीं आता तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक स्लाइड में दो मैशेस का सिंपल सर्किट बनाया। बहुत सिंपल सर्किट है ये। इस सिंपल सर्किट के हम इसमें दो मैशेस हैं। हमने एक पहली मैश को तो I1 नाम दे दिया, दूसरी मैश को हमने I2 का धारा दे दी, और दोनों धाराओं को एक ही दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा है। अब हम इसमें इक्वेशन निकालेंगे अपना। अब इसके इक्वेशन लिख लेंगे। अगर हम पहला इक्वेशन देखें तो मैंने इसको लिखा है -V1 प्लस R1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास अगर हम इक्वेशन लिखें तो इस तरह हम इक्वेशन लिख सकते हैं। और मैट्रिक्स के इक्वेशन में लिखते हैं तो I1 R1 प्लस R3 इज इक्वल टू I1 और माइनस R3 प्लस R2। ये आप इस इक्वेशन से देखते हैं, -V1 I1 R1, और यहाँ पे ये इस ब्रांच में जो BE ब्रांच में है I3 बता रहे हैं,
तो ये I1 यहाँ है, I2 यहाँ है, तो ये वाला हो जाएगा I1 माइनस I2 R3, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको इक्वेशन। इसी तरह हमने मैश 2 का इक्वेशन लिखा है, मैश 2 का इक्वेशन लिख सकते हैं। और फिर हमने इन दोनों मैशेस का एक मैट्रिक्स से साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गए। मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं I1, I2 और I3 के लिए। इसी तरह मैं एक और मैश ले रहा हूँ जिसमें 3 मैशेस हैं, क्योंकि हमारे पास अनगिनत मैशेस हो सकती हैं। तो पहला मैश 1 है, दूसरा मैश, इसी तरह इसमें I1, I2 और I3 मैशेस हमने बना लिए। अब मैंने पहले क्या किया कि इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे करंट हो जाते हैं, तो इसमें नेचुरली हम 3 मैशेस का है, तो मैंने एक सुपर मैश बना दी। सुपर मैश का मतलब है कि अगर हम एक से अधिक मैशेस को एक साथ करें तो वो सुपर मैश हो जाती है। तो मैंने इसमें एक नीले से ये डिफाइन कर रखा है कि मेरी मैश कौन से है, मैं यहाँ आया, यहाँ आया, और ये सुपर मैश हो गई। इसका मैंने इक्वेशन लिख दिया। इसी तरह मैश 2 का मैंने एक सुपर मैश बना दी, फिर एक मैश 2 बना दी, और फिर हम 1 और 3 मैशेस का इक्वेशन ले लेंगे और हमारे पास ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे, और इसको हम सॉल्व करके मैश इक्वेशंस लिख सकते हैं। एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, मैंने इसमें 4 मैश ले लिए, I1, I2, I3 और I4। इनके इक्वेशंस आप करिएगा, तो इनके इक्वेशन मैश 1 के इक्वेशन, मैश 2 के इक्वेशन, मैश 3 के इक्वेशन और मैश 4 के इक्वेशन। क्योंकि 4 मैश हैं इसलिए नेचुरली 4 मैश बनेगी, और मैंने 4 मैश के इक्वेशंस लिख दिए। अब ये इक्वेशंस आप खुद अपने उस सर्किट को अपने सामने रखिए, सर्किट को सामने रखिए, सिंपल जो ओम्स लॉ लगता है उसको ओम्स लॉ लगा के इन इक्वेशंस को लिख लीजिए। इक्वेशन लिखना कठिन नहीं है, और आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये अपने पास अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका था, एक ऑफिशियल तरीका था। मैं आपको दोबारा 2 मैश के इक्वेशंस के रूप में ले जा रहा हूँ। ये वाला इक्वेशन जो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ओम्स लॉ को ही काम में लें और एक मैश का इक्वेशन लिखें। हम ये इक्वेशंस इसको देख के भी लिख सकते हैं। एक छोटा सा तरीका है, वो तरीका ये है कि हमें पहले मैश का इक्वेशन लिखना है, इसके अंदर 2 मैश, ये इक्वेशन उसी के लिए लागू है अगर हम सारी मैशेस का करंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में रखें। तो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक मैश का करंट एक क्लॉकवाइज हो और दूसरी का एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बहुत कम इक्वेशंस होते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन का लिखना चाहें तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि जिस मैश का इक्वेशन हम लिख रहे हैं उसको, उसकी धारा तो पॉजिटिव रखें, और जितने भी उसके अंदर रेजिस्टेंस हैं उनको एक साथ जोड़ दें, और दूसरी मैश का एक जो इसके साथ लिंक्ड है उसका इक्वेशन उसकी धारा को नेगेटिव लिख लें, और उसके साथ का इक्वेशन, उसके साथ का रेजिस्टेंस जोड़ दें। इसी तरह अगर मैश, जैसे अगर मान लो 3 मैश का इक्वेशन हो